बच्चों, अध्याय 1 ईंट मनके तथा अस्थियां, वीडियो नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम देखेंगे 10.2 पॉइंट। इसमें हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की शुरुआती जो खुदाई हुई थी, उसमें जो शुरुआती खोज हुई थी, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए कि 20वीं शताब्दी की जो आरंभिक दशक थे, जैसे कि 1910 से 1940 के बीच का काल में दयाराम सैनी ने सन 1921 में हड़प्पा स्थलों से मोहरों की खोज निकाला। दयाराम सैनी नहीं थे, साथ में और भी थे जो उनके समय के बाद आए थे, जैसे व्हीलर और भी अन्य पुरातत्वविद थे, जिन्होंने क्या है हड़प्पा स्थलों से क्या निकाला, मोहरें निकाली, मतलब मोहरों प्राप्त कर ली। और क्या हुआ, सन 1922 में इसी के एक साल बाद राखलदास बनर्जी नाम के पुरातत्वविद ने मोहनजोदड़ो से क्या है हड़प्पा जैसी मोहरें वहां से भी खोज निकाली। इन दोनों को आधार बनाकर सन 1924 में इन दोनों स्थलों की खोज को आधार बनाकर जॉन मार्शल नाम के जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने विश्व के सामने घोषणा की कि भारत के उत्तर पश्चिम में एक सभ्यता जीवित थी। ठीक है, उसके बारे में लोगों को बता दिया। इसी बात को एस.एन. राव ने द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखा था। क्या लिखा था, मार्शल ने भारत को जहां पाया था उससे 3000 साल पहले छोड़ा। मतलब ये कह रहे हैं कि जब आर्य सभ्यता और गंगा घाटी के जो मैदान थे, उनके जो पुरातात्विक जानकारी मिली है, तो उस संस्कृति से उन्होंने कहाँ छोड़ा, उस इतिहास से लेके कहाँ छोड़ा, 3000 साल पहले छोड़ दिया। ये इनका कहने का मतलब है। देखिए, मार्शल पुरातात्विक यूनान और क्रीट सभ्यताओं का अनुभव था। जो मार्शल थे, उन्हें यूनान और क्रीट की सभ्यताओं का अनुभव था, हाँ, पुरातात्विक कामों का, तो उन्होंने ऐसा काम किया। लेकिन मार्शल की एक गलती हो गई, वे जो खुदाई करवाते थे तो पूरे टीले की खुदाई एक समूह में करवा देते थे, पूरी गहराई तक ले जाते थे। उससे क्या होता था, अलग अलग वस्तुओं के काल क्रम के बारे में हमें जानकारी नहीं हो पाती थी। यही उन्होंने गलती की। उन्होंने स्तर विन्यास की खुदाई को अनदेखा किया। क्या किया, स्तर विन्यास की खुदाई को अनदेखा किया। क्षैतिज से अंदर खुदाई करते चले, पूरे टीले को एक साथ एक ही कालक्रम में जो वस्तुएं मिली पूरे टीले से, वो सारी एक ही कालक्रम में उन्होंने बैठा के रखी। लेकिन 10.3 पॉइंट में हम देखेंगे कि एक नए पुरातत्वविद आए जिनका नाम है R.E.M. व्हीलर, जो सेना के पूर्व ब्रिगेडियर थे। सन 1944 में, ये 1921 और 1922 की बात हो रही है, आज 2024 चल रही है। ठीक है, आज से लगभग 100 साल पहले की बात है। अब देखिए, सन 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अध्यक्ष बने। कौन बने, R.E.M. व्हीलर, जो सेना के पूर्व ब्रिगेडियर थे। हाँ, तो ब्रिगेडियर रहे होंगे तो सेना में डिसिप्लिन तो रहता ही है, तो इनका कार्य में ये चीज झलकेगी। देखिए, इन्होंने टीले के स्तर विन्यास विधि से खुदाई की। इन्होंने ये खुदाई कैसे की, टीले के स्तर विन्यास विधि से। मतलब पहले ऊपरी संरचना को थोड़ा थोड़ा निकाला, तो उसकी जो वस्तुएं उनको कलेक्ट किया, उनको एक कालक्रम में रख दिया। फिर दूसरी मिट्टी का जो दूसरी परत को हटाया और उसकी जो वस्तु निकली, हाँ, उनको दूसरे कालक्रम में रख दिया। इस प्रकार इन्होंने कालक्रम से संबंधित जो इतिहास रहा होगा सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ये सारे कार्य किए। अब पुरातत्वविद सांस्कृतिक उपक्रम का पता लगाने के लिए आतुर रहते हैं। जितने भी पुरातत्वविद थे, हाँ, वो हमेशा थे और अभी हैं, वो सभी सांस्कृतिक उपक्रम का पता लगाने के लिए आतुर रहते हैं। पुरा स्थलों की भौतिक कारणों को समझने का भी प्रयास करते हैं, जैसा कि इन लोगों ने समझा। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पुरा स्थल, भारत के स्थल और पाकिस्तान के स्थल। देखिए, भारत का जब विभाजन हो गया तो उसके बाद से अधिकतर जो हड़प्पा सभ्यता के पुरा स्थल थे वो पाकिस्तान वाली भूमि में चले गए हैं। लेकिन भारत में भी कई पुरा स्थल हैं, तो उनके बारे में देखेंगे, और पाकिस्तान के जो स्थल हैं उनके बारे में भी देखेंगे। साथ में उनकी नदियां भी देखेंगे जिनके किनारे वो बसे हैं। देखिए, सबसे पहले भारत के स्थलों के बारे में हम आपको बता दें। सबसे पहले है मांडा। मांडा जम्मू कश्मीर पड़ता है और चिनाब नदी के किनारे है। धौलावीरा, आप इनको अपने मैप में भी देख सकते हैं।
धौलावीरा लूनी नदी के किनारे है। वनवाली रंगोई में है, ये भारत का स्थल है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे, रंगपुर मादर नदी के किनारे है। पाकिस्तान के स्थल देखिए, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे और चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे। तो और जितने भी ये हैं सब सिंधु नदी के किनारे हैं, जैसे कोटदेजी, आमरी, बालाकोट। ऐसा नहीं है कि ये ही पूरा स्थल होंगे, और भी पूरा स्थल हैं जिनके बारे में यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, तो उनमें से कुछ पूरा स्थलों के बारे में यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे 11वें टॉपिक की, जो है अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। इसमें हम ये देखेंगे कि अतीत को जब जोड़ तोड़कर तैयार किया जा रहा होता है, जैसे पुरावस्तुओं से जानकारी लेकर उनका अनुमान लगाकर, है ना, जो समस्या उस समय आती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, हड़प्पा की जो मोहर मिली थी तो उनका अर्थ नहीं पता था और आज भी नहीं पता, क्योंकि वो लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। ठीक है, हड़प्पाई लिपि से प्राचीन सभ्यता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। ठीक है, पुरावस्तुएं जो मिलती हैं वो मृदवान, औजार, आभूषण, घरेलू सामान से हमें क्या है जानकारी मिली है। उनसे हमने अंदाजा लगाया है कि कैसा क्या रहा होगा। ठीक है, अगर लिपि पढ़ ली जाती तो उसके बारे में हम और ज़्यादा जानते, जैसा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में हम लोग जान चुके हैं। देखिए, जैविक पदार्थ सड़ जाते हैं। अब आपको जो वस्तुएं मिलती हैं वह अजैविक मिलती हैं, जैविक नहीं मिलती। जैविक पदार्थ सड़ जाते हैं। जैविक पदार्थ क्या होता है? इसमें होता है कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी और सरकंडे। तो ये ऐसी चीजें होती हैं जैविक जो सड़ जाती हैं। हाँ, और इतने सालों के अंतराल में, आज से 4000 साल पहले की घटना के बारे में अगर हम जाने तो ये जीवित नहीं रह पाएंगे, ये मतलब सड़ जाएंगे, इनका काल खत्म हो जाता है। अब और एक और चीज देखिए, हम जिस क्षेत्र में हड़प्पा संस्कृति मिली है वह उष्ण कटिबंधीय जोन में आता है। पृथ्वी के किस जोन में आता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। पृथ्वी के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है वो वाला क्षेत्र। अब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता कौन है? देखिए, पृथ्वी के जो जोन है, पृथ्वी के पूरे भाग को 3 जोनों में बांट दिया सूर्य की रोशनी के आधार पर। हाँ, सबसे ज्यादा जिस भाग पर रोशनी पड़ती है उसको बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय जोन, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, और जिस भाग में कम पड़ती है तो उसको बोला जाता है शीत कटिबंधीय जोन। हाँ, तो ये ऊपर के जो क्षेत्र हैं वो शीत कटिबंधीय जोन है और उष्ण कटिबंधीय जोन ये बीच वाला क्षेत्र, यहाँ पे सूरज की रोशनी। और इसी क्षेत्र में भारत का जो पश्चिम क्षेत्र है उसमें पड़ता है। भारत भी इसी क्षेत्र में पड़ता है लगभग। यहाँ पे अगर आप ग्लोब को देखें तो आपको भारत इस साइड नजर आएगा। हाँ, आप इसको एज्यूम कर सकते हैं। देखिए, और क्या है, अजैविक पदार्थ प्राप्त है और हमें जो वस्तुएं मिली हैं वो सारी अजैविक वस्तुएं मिली हैं, जैविक नहीं मिली। अजैविक में क्या है, ईंटें मिल जाएंगी, पत्थर मिल जाएंगे, पकी ईंटें, पकी मिट्टी तथा धातु ये मिल सकती हैं। हाँ, पकी हुई ईंटें मिल सकती हैं, पकी हुई ईंट मिट्टी के खिलौने मिल सकते हैं, मृदभांड मिल सकते हैं। ये अजैविक पदार्थ हैं और इन्हीं के बारे में हमने कुछ जाना और इन्हीं के माध्यम से हमने उस संस्कृति का अंदाजा लगाया कि कैसा क्या रहा होगा। अतीत में हमें वही वस्तु मिली जो अतीत में या तो खो गई थी, अगर किसी व्यक्ति से खो गई हो, हाँ, जिसको वापस उसने प्राप्त नहीं किया हो, या वो अनुपयोगी हो, उनको फेंक दिया गया हो, या टूटी वस्तुएं हैं और संचय से प्राप्त वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। संचय वो जो मतलब कोई किसी अपनी संपदा को कहीं जगह रखकर छोड़कर भूल गया हो तो उसने दोबारा प्राप्त नहीं, उन्हीं को बोला जाता है संचय। और संचय अक्सर मटके और घेलों में मिले, है ना। जैसे आज भी अगर आप सिक्के वगैरह मिलते हैं पुराना खजाना तो घेले वगैरह मटका में मिलता है, तो मटके वगैरह में मिला है, मतलब मृदभांड में मिला है। अब यहाँ पे देखिए खोजों का वर्गीकरण। खोजों के वर्गीकरण में क्या है, 11.1 इसमें है खोजों का वर्गीकरण। तो खोजों का वर्गीकरण की समस्या। अब यहाँ तक हमने ये देखा कि हमें जैविक चीजें नहीं मिल पाती, अजैविक चीजें मिल पाती हैं और उन्हीं के आधार पर अपन अनुमान लगाते हैं।
ये होती हैं अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याओं में शामिल। ठीक है, ये अब यहाँ पे देखो खोजों का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे जैसे चीजें मिलती हैं 11.1 पॉइंट में ये बताया कि खोजों का वर्गीकरण किया जाता है। जो जो वस्तु मिलती हैं उनका खोजों को वर्गीकृत किया जाता है ना। कैसे, किन किन वस्तुओं में, देखो कुछ तो पूरा वस्तु जो प्राप्त होती है उनका वर्गीकरण किया जाता है। प्रयुक्त वस्तुएं, ये देखा जाता है कि वो किस पदार्थ की बनी है, उसके आधार पर उनको बांटा जाता है। जैसे मिट्टी की बनी है, अस्थि की बनी है, हड्डी की बनी है, धातु की बनी है, हाथी के दांत की बनी है। तो इस टाइप की जो वस्तुओं को अलग अलग उसमें वर्गीकृत किया जाता है। एक तो उनकी बनावट के आधार पर किससे बनी है उससे, और दूसरा उपयोगिता के आधार पर वस्तुओं को बांटा जाता है। उपयोगिता के आधार पर मतलब वस्तुएं किस काम में आती होंगी, है ना। जैसे औजार, आभूषण या अनुष्ठानिक वस्तुओं के रूप में भी कुछ वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं जो अनुष्ठान के काम में आती हैं। फिर जब इनकी उपयोगिता के जान लेते हैं तो और वस्तुओं की उपयोगिता समझकर आधुनिक समय में उनके प्रयोग से तुलना की जाती है कि वह आधुनिक समय में उनका क्या उपयोग होता हुआ। जैसे कि पत्थर की चक्की मिली थी तो उनका आटा पीसने का लिए उपयोग किया जाता हो, या आटा नहीं किसी अनाज पीसने के लिए प्रयोग होती ही होंगी। लेकिन अब यहाँ पे देखिए वस्तु का स्थान भी देखा जाता है। अब वो मिली थी, क्या मिली थी, पत्थर की जो चक्कियां मिली थी, तो उनके बारे में हम जानते हैं। अब देखिए उनसे हमने अंदाजा लगाया कि अभी वर्तमान में आजकल जो 1980 का समय था, उस समय आदमी जो लोकल आदमी रहता था वो पत्थर की चक्कियों से ही अनाज पीसता था और उसी का उपयोग खाने के लिए करता था। ठीक है, उस समय इतनी बड़ी चक्कियां नहीं थी। तो उनका उस काल के जो खोज कर रहे थे पुरातत्ववेत्ता, तो उन्होंने उससे अनुमान लगाया तो ये चक्की किस काम में आती होंगी। ठीक है, अब देखिए और वस्तु का स्थान भी देखा जाता है। जब आपको जो वस्तुएं मिलती हैं, जैसे चक्कियां मिली हैं, आभूषण मिले हैं, वो किस स्थान से मिले हैं उस आधार पर भी कुछ अनुमान लगाए जाते हैं। अगर वो कब्र से मिले हैं तो उनके कुछ अनुमान लगेंगे, जैसे अमीर को दबाया है कि गरीब को दबाया है, इन बातों के बारे में हमने पहले ही बात कर ली। भट्टी से मिला है, कहाँ से मिला है, भट्टी से मिला है तो औद्योगिक क्षेत्र माना जाएगा, उद्योग क्षेत्र था। घर में मिला है तो किसी घरेणी का होगा आभूषण। नल और नालियों में मिला है तो उसके बारे में भी हम जान गए, मतलब खो गया होगा। तो इस टाइप से हम उनके अनुमान लगाते हैं। अब कभी कभी हम अप्रत्यक्ष सहारा भी ले लेते हैं। कैसे करते हैं, कभी कभी अप्रत्यक्ष सहारा कैसे लेते हैं, जैसे हड़प्पा की बस्तियों के कपड़ों के बारे में आपको कपास के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उससे ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कपड़े कैसे पहनते होंगे। तो कपड़े पहनते थे तो उन मूर्तियों से इसका अंदाजा लगाया। लड़कियों की मूर्ति मिली है, मतलब औरतों की मूर्ति मिली, मृण मूर्तियां मिली हैं, उससे अंदाजा लगाया जाता है। और मोहनजोदड़ो से मिला एक राजा की जो मूर्ति मिली है ना, जिसको पुजारी राजा कहा गया, तो उसके कपड़ों से अंदाजा लगाया जाता था कि वो कैसे कपड़े पहनते थे। उनकी जो मूर्ति पर जो चित्रण थे उसके बारे में हम अंदाजा लगा लेते थे। देखिए मूर्तियां से चित्रण का अंदाजा हम लगा लेते थे कि किस टाइप के कपड़े पहनते थे। और क्या करना पड़ता था, कुछ पुरा वस्तुओं की जब तक जानकारी नहीं मिलती तब तक वो अनर्थ रहती हैं, उनका कोई अर्थ नहीं रहता। जैसे कि मोहरें जब सबसे पहले मिली तो उनका कोई अर्थ नहीं लगाया जा सका था। हाँ, तो पुरातत्वविदों को संदर्भ की रूपरेखाओं को विकसित करना पड़ता है। संदर्भ की रूपरेखा जब विकसित हो गई तभी तो हम हड़प्पाई मोहरों के बारे में जान पाए कि ये किस काल से संबंधित थी, इनका क्या उपयोग होता होगा। और जब तक इनके बारे में नहीं जाना जा सकता तब तक हम उनके बारे में कुछ बात कह नहीं सकते। इसलिए पुरातत्वविदों को संदर्भ के रूपरेखाओं को विकसित करना पड़ता है। जैसे हड़प्पाई मोहरों को जब तक नहीं समझा जा सकता जब तक अन्य संदर्भ प्राप्त नहीं हुए, है ना। मोहरों के बारे में हमें और जानकारी और चीजें नहीं मिल गई तब तक हमने उसके बारे में भी अर्थ नहीं लगा पाए थे। इतना हो गया आपका 10वां टॉपिक। अब मैं आपको इस टॉपिक और कवर कर देता हूं जो आपकी लास्ट आपके जो चैप्टर का अंत है उसमें दिया है काल के बारे में। आरंभ में भारतीय पुरातत्व के प्रमुख कालखंड। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखो आपने 6वीं क्लास में देखा होगा इतिहास की पुस्तक में कि कैसे क्या काल को बांटा था, उसी को मैं एक बार और आपको बता दूं। देखो भारतीय संदर्भ में है ये 20 लाख
ये पुरापाषाण काल है। पुरापाषाण काल वो होते हैं जो पाषाण काल से पहले का हो। पाषाण मतलब होता पत्थर काल, ऐसा काल जिसमें आदि मानव पत्थरों का उपयोग करता था। हाँ, उस काल से पहले का काल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको बोल रहे हैं पुरापाषाण काल। हाँ, ये पत्थरों के पहले का काल है। पूर्व का काल, हाँ, पत्थरों के पूर्व का काल है जिसमें 20 लाख, ये 35,000 से पहले का। देखिए अब यहां पे देखिए 20 लाख वर्ष पहले के काल को बोला जाता था निम्न पुरापाषाण काल। इसी के 3 भाग हैं। इसको देखो, 20 लाख वर्ष पहले इसको बोला जाता था निम्न पुरापाषाण काल। फिर 80,000 साल, आज से 80,000 साल पहले को बोला जाता था मध्य पुरापाषाण काल। और आज से 35,000 साल पहले के काल को क्या कहते थे? उच्च पुरापाषाण काल। तो इसमें आपको ये तो समझ में आ गया। इसमें हाँ, जो आपके पुरातात्विक इतिहास के कालखंड को बता रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि ये है 12,000 साल पहले। तो आज से 12,000 साल पहले मध्य पाषाण काल का युग था। इसमें क्या है? पत्थरों का उपयोग किया जाता था। जैसे आदि मानव इन पत्थरों का उपयोग करता था अपने औजार बनाने में, है ना, तरह तरह के कार्य करने में। फिर इसी के बाद 10,000 साल, आज से 10,000 साल, 2,000 और आगे बढ़ गए, तो 2,000 साल और आगे बढ़े तो यहाँ पे 10,000 साल वाला काल आया, जिसमें नवपाषाण युग का काल कहा जाता है। ठीक है, ये आरंभिक कृषि बस्तियां मिली। इसमें क्या है? देखो, ये इस वाले काल में जो आदि मानव था वो स्थायित्व ग्रहण कर लिया था। उसने वो खेती करने लगा था और एक जगह स्थिर होकर रहने लगा था। इन कालों में जो आदि मानव था और आदि मानव से पहले का जो आदमी था, हाँ, मनुष्य था, वो एक जगह नहीं रुकता था, वो घूमता फिरता रहता था। जैसी चीजें मिल जाती थी वैसे खा लेता था, है ना, आदि मानव था। लेकिन इस काल में उसकी आरंभिक कृषक बस्तियां मिली हैं नवपाषाण युग में। इसमें ही उसने पहिए की खोज भी कर ली थी। इतना समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए, ये है 6,000 साल पहले की बात। आज से 6,000 साल पहले मतलब ताम्रपाषाण काल की बात है। ताम्रपाषाण काल, इस समय की कुछ बस्तियां ऐसी मिली हैं जो तांबे का उपयोग करना शुरू कर दिए थी। तो उसके बारे में भी आपके पुरातात्विक इतिहास में एक स्थान प्राप्त है उसको। तो आज से 6,000 साल पहले की तांबे की बस्तियां भारत के कई क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं। देखिए, पहले देखिए 2600 ईसा पूर्व मतलब 4600 साल पहले, आज से ईसा पूर्व मैंने बता ही दिया था। तो इस समय में जो हड़प्पा काल है, तो उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की। अब जो है 1000 ईसा पूर्व, हाँ, आरंभिक लोहा वाली स्थितियां पता चलेंगी। और इसमें क्या है, 1000 ईसा पूर्व में कि इस समय लोहा का उपयोग करना शुरू कर दिया था मनुष्य ने, और गंगा की घाटी में, भारत की गंगा की घाटी में स्थान बनते चले गए थे। तो 1000 ईसा पूर्व की घटना है। हाँ, वहाँ पे कई महाजनपद काल वगैरह आए थे, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। फिर इससे ये आज से 3,000 साल पहले की घटना के बारे में बताना है। तो इस सारी घटनाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये काल भी मैंने बता दिए। अब और आगे पढ़ते हैं 11.2। इसमें इस पॉइंट में आपको व्याख्या की समस्या के बारे में बताया गया है। किसकी समस्या? पुरातत्वविदों की। किसके संदर्भ में? इतिहास की पुनर्रचना करने में उनको समस्या आती व्याख्या की। और सबसे ज्यादा जो समस्या आती है वो धार्मिक मान्यताओं के संदर्भ में आती है। देखिए कि पुरातत्वविद व्याख्या की समस्या संभवतः सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण में सामने आती है। इसमें वह अंदाजा नहीं लगा पाते कि इतिहास में क्या धार्मिक मान्यता रही होगी। इसी प्रकार जो पहले पुरातत्वविद थे, जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी निकाल रहे थे, तो उनको सबसे पहले इसी समस्या का सामना करना पड़ा। देखिए, जो पुराने पुरातत्व थे, जो आरंभिक पुरातत्व थे, वो क्या करते थे कि जो भी अपरिचित वस्तु उनको मिलती थी या असामान्य वस्तु उनको मिलती थी, तो उसको वो धार्मिक महत्व का मान लेते थे, है ना। जैसे कि अगर मृण मूर्तियां मिली हैं, मृण मूर्ति आप देखो, स्त्री की मृण मूर्तियां मिली हैं और वह अपने ऊपर एक विस्तृत प्रकार का प्रसाधन पहने हुए
और यहाँ पे आभूषण पहने हुए हैं, है ना, तो पूरे शरीर में आभूषण पहने। इस प्रकार की मिट्टी की मूर्तियां जिनको मरण मूर्ति कहा है, तो इन्होंने इसको क्या संज्ञा दे दी, मातृ देवी की संज्ञा दे दी। इसी प्रकार इन्होंने स्नानगार जो मिला है मोहनजोदड़ो, तो उसको भी स्नानागार धार्मिक कार्य के लिए किया जाता होगा उसका उपयोग, तो उसमें इन्होंने बता दिया कि स्नानागार का उपयोग धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता है। और क्या है, और देखिए कालीबंगन, कालीबंगन और लोतल से, कालीबंगन और लोतल से अनुष्ठानिक वेदियां मिली है ना, तो उनका इन्होंने अंदाजा लगाया, इन्होंने सोचा कि ये शायद किसी धार्मिक मान्यताओं की ओर इशारा कर रहे हैं, और इन्होंने धार्मिक कार्यों के लिए उन वेदियों को माना। प्राप्त वेदियां, अब यहाँ पे देखिए, आरंभिक पुरातत्वविद असामान्य और अपरिचित वस्तुओं को धार्मिक महत्व का मान लेते थे, जैसे आभूषणों से लदी हुई नारी की मिट्टी की मूर्तियां जिनके सर विस्तृत प्रसादन थे, हाँ सर पर क्या था, विस्तृत प्रसादन थे, और मातृ देवियों की संज्ञा दी गई थी। इन्होंने किसकी संज्ञा दे दी उनको, मातृ देवी की। हाँ, मातृ देवी मतलब पृथ्वी देवी की पूजा करते थे। ऐसे ही वर्गीकरण पुरोहित राजा के पत्थर की मूर्ति के संदर्भ में उन्होंने किया था कि यह पुरोहित राजा था। ये इसका अंदाज कैसे लगा लिया, क्योंकि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसमें पुरोहित राजा थे। विशाल स्नानागार, कालीबंगन और लोतल से प्राप्त वेदियों का भी यही हाल उन्होंने माना था। देखिए मोहरों पर अनुष्ठान के दर्शाए बने हैं, हाँ मोहरों पर अनुष्ठान के दृश्य बने हैं, तो बने हैं, इनमें क्या है, धार्मिक आस्थाओं और अनुष्ठान के बारे में जानकारी मिलती है। किस पर, मोहरों पर कुछ अनुष्ठान के दृश्य बने हैं, तो उनसे क्या है, अंदाजा लगाया जाता था कि ये धार्मिक आस्थाएं और अनुष्ठान के बारे में जानकारी देती हैं, ये उन्होंने अंदाजा लगाए। इसी प्रकार कुछ मोहरों पर पेड़ पौधों के चित्र बने हैं जो हड़प्पा सभ्यता की इस बात की ओर इशारा करते हैं कि प्रकृति की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा अंदाजा लगाए हैं, है ना, उनका अभी तक कोई ऐसा मिला नहीं है। अगर वो लिपि पढ़ लेते तो शायद उनको अच्छी खासी जानकारी हो जाती, इन पर मोहर लग जाती कि सही बातें हैं। ऐसा ही एक सींग वाले जानवर का बड़ा चित्र मिला है प्रतीक मोहर में, और उसका जो चित्र मिला है वो एक प्रकार का काल्पनिक जानवर है। इस प्रकार के जानवर के कोई भी बायोलॉजिकल साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो इनको काल्पनिक माना है। ठीक है, तो वो जानवर था कि काल्पनिक था, जो कोई पवित्र जानवर होगा जिसकी पूजा की जाती होगी, हाँ, तो ऐसे कुछ काल्पनिक लगता है। इस प्रकार की असामान्य और अपरिचित वस्तुओं को क्या पुरातत्वविद धार्मिक मान लेते हैं, और उनके माध्यम से धार्मिक मान्यताओं का निर्माण करते हैं। ऐसे ही कुछ मोहरों पर एक योगी बैठा दिखाया गया है, और योगी के चारों ओर क्या है, जानवर बैठे हैं, और वो योगी बैठा है ना। तो कुछ पुरातत्वविदों ने कहा कि जो योगी है वो है शिव है। क्या है, शिव। हाँ, मैं आगे बताऊंगा उसको शिव क्यों कहा गया है। और क्या है, शंखवा आकार पत्थर मिले हैं वहां से, तो शंखवा आकार को क्या दे दिया, एक प्रकार की पिंडी है, मतलब लिंग है, उनको लिंग की संज्ञा दे दी। अब देखिए पुरातत्वविद ये तो मानने लगे कि शंकर है, लेकिन ऐसा मान क्यों रहे थे। देखिए क्या हुआ था कि पुरातत्वविद वर्तमान से लेके अंत की ओर रेंगते हैं, मतलब अंत की ओर अपना खोज करते हैं। कैसे, जैसे आज के जमाने में वर्तमान में है तो उनका अतीत में देखने का नजरिया होता है, पर वो अतीत में देखने का नजरिया कहाँ से स्टार्ट होगा, आज के जमाने के आधार पर होगा, है ना। इसी आधार पर उन्होंने पत्थर की चक्कियों का अंदाजा लगाया था कि इस समय इनका उपयोग हो रहा है, तो उस समय भी ऐसा उपयोग होता होगा अनाज पीसने के लिए। लेकिन ये वाली जो विधि है वो धार्मिक मान्यताओं में फैल हो जाती है ना, यही ये यहाँ पे लिखा है। अब मैं बात कर रहा था कि शिव को रुद्र, देखो जो अपना एक प्रकार का जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के बारे में आपने सुना है ना। तो ऋग्वेद जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच में संकलित किया गया था, संकलित किया गया था, रचना नहीं करी, संकलित किया गया था। में रुद्र का वर्णन मिलता है, उसमें क्या है, किसका वर्णन मिलता है, रुद्र को। और रुद्र को इन्होंने इसी से जोड़ दिया था कि वो जो बाबा मिला है उस पे जो मूर्ति, उस पर मोहर पर, तो वो रुद्र है। हाँ, लेकिन जो ऋग्वेद में जैसी मान्यताएं थी कि रुद्र ऐसा, उससे इसकी जो मैचिंग थी वो नहीं थी। वो रुद्र के बारे में, पशुपतिनाथ के बारे में कोई जानकारी मिलती नहीं है। पशुपति कौन होता है, पशुपति पशुओं का देवता होता है, पशुओं का स्वामी, है ना।
तो ऐसे इनकी जैसा ऋग्वेद में बखान किया गया उसके उससे जैसी क्वालिटी मिलती थी ऐसी इससे नहीं मिली है। किससे नहीं मिली है? जो मोहरों पर जो बाबा मिला है ना, उससे नहीं मिली है। क्योंकि ऋग्वेद में जो वो है रुद्र नाम का देवता को शिव की संज्ञा दी है, लेकिन जो पौराणिक ग्रंथ आए हैं बाद में वो बन गया क्या? पशुपतिनाथ। उनमें इनके लिए प्रयोग किया जाने लगा, पशुपतिनाथ का नाम प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखिए, हड़प्पाई धर्म के कई पुनर्निर्माण आरंभिक तथा बाद की परंपराओं में समानताओं पर आधारित हैं। ठीक है, हड़प्पाई धर्म के कई पुनर्निर्माण आरंभिक तथा बाद की परंपराओं में समानताओं पर आधारित हैं। इसलिए पुरातत्वविद वर्तमान से अतीत की ओर बढ़ते हैं। किस ओर बढ़ते हैं? इसलिए पुरातत्वविद वर्तमान से अतीत की ओर बढ़ते हैं। ये इसी नीति को पालन करते हैं, लेकिन ये नीति धार्मिक संदर्भों में उपयोगी नहीं है। लेकिन यह नीति धार्मिक मान्यताओं में उपयोगी नहीं होती। उदाहरण के लिए शिव, रुद्र, जिसका प्रयोग ऋग्वेद में बताया गया है कि रुद्र नाम का एक देवता था। किसमें? 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच में। ये किसने लिखवाया था? आर्यों के मुनियों ने लिखा था। आर्य के ऋषि मुनियों ने इसको संकलन किया था। में रुद्र का वर्णन है। ऋग्वेद में रुद्र देवता का नाम उल्लेख है, जो बाद में पौराणिक कथाओं शिव के लिए प्रयुक्त नाम है। ऋग्वेद में पशुपति ना ही योगी के रूप में बताया गया है। ऋग्वेद में यह नहीं बताया गया कि पशुपति नाम का कोई देव है और ना ही योगी के बारे में बताया है। इसलिए जो मानता हम मान रहे थे ये वाली, कुछ मोहरों पर योगी को शिव मान लिया है, तो इसको नहीं माना है। ठीक है, बाद में इनको नकार दिया गया है इस तर्क को। तो इस प्रकार की जो समस्याएं आती हैं पुरातत्वविदों को धार्मिक मान्यताओं के संदर्भ में सबसे ज्यादा आती हैं। तो यही तो है, व्याख्या करने की समस्याएं आती हैं। ठीक है, ये आपको बता दिया। अब देखिए, इसलिए यह चित्रण ऋग्वेद की रुद्र से मेल नहीं करता। यहां तक कि आपके चैप्टर में आपको इसकी जो पुरातत्वविद हैं उनकी क्या क्या समस्याएं इसके बारे में जानकारी मिल गई, और हड़प्पा सभ्यता से जो चीजें, हड़प्पा सभ्यता के जो स्थलों से जो चीजें मिली थी, किस प्रकार का रहन सहन था, उसके बारे में आपको जानकारी मैंने दे दी। अब और थोड़ा और टॉपिक बचा है, उसके बाद इस वाले जो पार्ट है इस वीडियो को मैं समाप्त कर दूंगा।